वेलकम बैक। मैं अंश मल्होत्रा और आज का वीडियो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स पर है। बड़ा ही इम्पोर्टेंट इंडेक्स है जो आरबीआई पब्लिश करता है हर साल जुलाई और अगस्त के महीने में। और ये इंडेक्स इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो खासकर क्योंकि हमारे एक कंट्री में कुछ साल से ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेके थोड़ा सरकार ज़्यादा ही एक्टिव है। शुरुआत से जब इंडिपेंडेंस हुई है तब से इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन, लीड बैंक स्कीम और इन सब से लॉन्च होने की प्रैक्टिस चल रही है, लेकिन थोड़ा सा सरकार का इतना प्रोएक्टिवनेस पहली बार देखा गया। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए ये इंडेक्स बनाया गया। तो चलिए हम इस इंडेक्स को देख लेते हैं कि असल में ये पूरा बना कैसे है और ये क्या क्या कवर करता है। तो क्या होता है कि एक सस्टेनेबल इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत ज़रूरी है कि लोग उस बैंकिंग सिस्टम का, उस फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट बने। तो ये बहुत ही अच्छा है। उससे वो बहुत उनसे उन्हें फ़ायदा क्या होता है, देखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन से सबसे पहला फ़ायदा होता है कि जब आप फाइनेंशियल एक सिस्टम के थ्रू, एक मीडियम के थ्रू पार्ट करते हैं तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री तैयार होती है और वो बहुत आपको हेल्प करती है लोन लेने में। फिर सरकार के जो बेनिफिट्स होते हैं उससे आपको बहुत हेल्प होती है कि सरकार की जो कोई भी, मान लीजिए कोई कोई भी प्रोग्राम चल रहे हैं तो उससे आपको कोई बेनिफिट है वो आपको डायरेक्ट मिल जाता है, करप्शन का चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। तो इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ में हेल्प करता है। तो इसीलिए अब ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है इसका एक ऐसा एक फ़िगर तैयार हो जाए ना जिससे हम अंदाज़ा लगा सकें कि भाई कितना अभी हम फाइनेंशियली इंक्लूसिव हैं और आगे हमें कितना बढ़ना है। तो ये तभी हो सकता है कि जब हमारे पास कोई नंबर हो, और जैसे हमारे पास कोई नंबर होता है ना तो हमारे को बहुत आसान हो जाता है चीज़ को समझने में, क्योंकि ये इंसान का ह्यूमन माइंड ऐसे बना हुआ है कि गिनती वो देखकर उसको चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाती हैं जब उसके पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। तो इसीलिए एक मेजर ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन नेसेसरी हो गया कि वो इफ़ेक्टिवली मॉनिटर कर सके पॉलिसी इंस्टीट्यूशंस भी की भी, और फिर अंडरटेक वो इनिशिएटिव्स भी लें उसी हिसाब से हैं। तो क्या हुआ, एक मल्टी डायमेंशनल कंपोजिट फाइनेंशियल इंक्लूसिव इंडेक्स बना है जो मल्टी डायमेंशनल है, आरबीआई के थ्रू बना है ये, और जो एक क्वांटिफाई कर देता है, एक नंबर दे देता है इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन को। और बड़ी चीज़ों को लेके ये इंडेक्स रिस्पॉन्सिव भी है क्योंकि मैंने आपको बताया वो मल्टी डायमेंशनल है। क्या हुआ था, तो इसकी शुरुआत क्या हुई कि एक टास्क फोर्स कंस्टिट्यूट की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ने अक्टूबर 2017 में, जहां उसने सारे स्टेक होल्डर्स को कंसल्ट किया। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि एक इंडेक्स होना चाहिए फाइनेंशियल इंक्लूजन का। सारे पॉलिसी जो इंस्टीट्यूशन है बनाने वाले उनको ये बहुत हेल्प होगा। आरबीआई को तो होगा ही, गवर्नमेंट को भी होगा, उसके अलग अलग डिपार्टमेंट को भी होगा और बाद में रिसर्चर्स को भी होगा। उसने अपनी रिपोर्ट अगस्त 2020 में सबमिट करी। इस इंडेक्स ने वो लिया, एक रूप लिया। ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल इंडेक्स क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि कैप्चर करना कि एक्सटेंट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन कंट्री में कितना है। ठीक है ना, उसको क्वांटिफाई करना, उसको एक नंबर देना, ये एम है।
अब हम देख लेते हैं कि पैरामीटर्स क्या हैं, असल में इंडेक्स बना कैसे है और क्या क्या चीज़ इसमें इंक्लूडेड है, और एक कितना वाइड कितने कहते हैं ना, कितनी वाइड स्कोप है इस फाइनेंशियल इंडेक्स का। तो देखिए है क्या, ये जो फाइनेंशियल इंडेक्स है ना, इसमें 3 पैरामीटर्स हैं जिस पर फाइनेंशियल इंक्लूजन मेजर किया जा सकता है। पहला है असेस, फिर है यूसेज, फिर लास्ट है क्वालिटी। ये जो ब्रैकेट में दिया गया है ना, ये है कि इनका वेटेज कितना है। देखिए हर पैरामीटर की एक अपनी वैल्यू होती है फाइनेंशियल इंक्लूसिव सोसाइटी को अचीव करने के लिए। तो ये ध्यान को देख के, इस कंसल्टेशन करके ही ये वेट्स दिए गए हैं। अब है ना, अब इन पैरामीटर्स के अंदर भी अलग अलग डायमेंशंस हैं। ये तो एक सिर्फ कैटेगरी है जो असेस, यूसेज और क्वालिटी है। इनके अंदर भी बहुत सारे डायमेंशंस हैं नंबर ऑफ़ इंडिकेटर्स के हिसाब से, और टोटल इंडिकेटर्स ऑलमोस्ट 97 हैं इन तीनों पैरामीटर्स के अंदर। तो आप सोच सकते हैं कि काफ़ी वाइडर स्कोप है इस इंडेक्स का। अब हम एक एक पैरामीटर को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं तो आपको समझ में आएगा कि कितना सही इंडेक्स है ये। तो पहला हम लेते हैं असेस, ये जो एरो पॉइंट कर रहे हैं, जो ये एसएस सब इंडेक्स है, ये फर्दर 4 डायमेंशंस में डिवाइडेड है, बैंकिंग, डिजिटल, पेंशन और इंश्योरेंस। आपको मैं यहाँ पर एक बात बता दूँ कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है ना, वो सिर्फ बैंक में खाता खुलाने तक सीमित नहीं है। एक फाइनेंशियली इंक्लूसिव सोसाइटी में लोगों के पास बैंक अकाउंट तो होना ही चाहिए, उनके पास फाइनेंशियल मार्केट जैसे कि स्टॉक मार्केट, इंश्योरेंस मार्केट, पेंशन मार्केट, इन सब का असेस होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, वेज एंड मीन्स होने चाहिए, मतलब एक मीडियम होना चाहिए उनके पास इन सर्विसेज को असेस करने का। और इसमें आरबीआई ने बहुत काम किया है। तो अब हम इस पे दोबारा आते हैं। तो ये जो असेस है ना, कि भी सोसाइटी को, लोगों को, सिटीज़न को फाइनेंशियल इंक्लूजन का असेस है कि नहीं है। तो कि मतलब क्या वो फिज़िकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, वो बेसिक प्रोडक्ट अवेलेबल हैं उन एक्सक्लूडेड सेगमेंट्स के लिए जिन तक ये पहुंचा नहीं है, ये जो सर्विसेज पहुंची नहीं है, और एक मतलब कितनी लेवल पर ये अवेलेबल है। तो ये जो है असेस है, ये सप्लाई साइड को मेजर करता है, प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन की सप्लाई साइड होती है, हर चीज़ की एक डिमांड और सप्लाई साइड होती है। सप्लाई साइड ये कि भी क्या लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूसिव बनने के लिए क्या वो रिक्वायर्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। तो वो ये असेस का पैरामीटर मापता है। दूसरा है यूसेज, ये भी 5 डायमेंशंस में डिवाइड है। ये जनरली डिमांड साइड मेजर ज़्यादा है जो रिफ्लेक्ट करता है कि जो भी फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है उसका यूसेज किस तरीके से हो रहा है, सेविंग्स हो रही है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या कोई इंश्योरेंस ले रहा है, वो किस तरीके से, एक डिमांड क्या है मार्केट में, किस टाइप की डिमांड है एक फाइनेंस को लेके, फाइनेंस मार्केट्स को लेके, एक फाइनेंशियल इंक्लूसिव सोसाइटी की। फिर क्वालिटी तीसरा पैरामीटर है, इसके भी अलग अलग 3 डायमेंशंस हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन और इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिजिक। आप देखिए कितना सही ये इंडेक्स बनाया गया है। ये अब क्वालिटी क्या मेजर कर रहा है कि भी जो मान लीजिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, लोग यूज़ भी करना चाहते हैं। अब लोगों के पास फाइनेंशियल लिटरेसी है एज अ सोसाइटी के पास, क्योंकि वो एक फाइनेंशियल इंक्लूसिव सोसाइटी बनने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपका लोगों में फाइनेंशियल बेसिक लिटरेसी हो। फिर सिस्टम में कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि फ्रॉड्स हो जाते हैं, लोगों को कई बार ये चीज़ नहीं आती, तो वो क्या सपोर्ट सिस्टम इन्वॉल्व हैं ताकि वो फाइनेंशियल बैंकिंग सिस्टम से जुड़ें, फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़ें। तो ये क्वालिटी मेजर वो देखता है। ये क्वालिटी मेजर ये भी असेस करता है कि इनइक्वालिटी कितनी है,
किस सेक्शन को ज़्यादा ये अवेलेबल है, किस एरियाज़ में ये ज़्यादा अवेलेबल है, रूरल में कंपैरेटिवली अर्बन के मुकाबले फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कम है। तो ये सब वो चीज़ें असेस करेगा और फिर जब ये इंडेक्स बनेगा तो ये पॉलिसी मेकर्स को हेल्प करेगा कि वो कैसे, किस जगह पे, किस चीज़ पे, किस सेक्टर में उनको काम करने की ज़रूरत है। तो दिस इंडिकेटर जो है वो एफ़र्ट है अंडरटेक करते हैं एक स्टेक होल्डर अपने सिटीजन्स को अवेयर करने के लिए और साइकोलॉजिकल बैरियर्स को ओवरकम करने के लिए। देखिए इन 3 पैरामीटर्स पे 97 इंडिकेटर्स की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके जो एक नंबर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ये नंबर 0 से 100 के बीच में होगा। और जो 0 का मतलब है कि फाइनेंशियली एक्सक्लूसिव सोसाइटी, मतलब लोग बैंकिंग सिस्टम से जुड़े ही नहीं है, फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़े ही नहीं है। और 100 का मतलब कि फुली फाइनेंशियली इंक्लूसिव सोसाइटी बन गई है। डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी फ़ायदा क्या होगा, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ज़रूरत भी क्या थी। तो सबसे पहले कि भी ये क्वांटिफाई करेगा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का लेवल क्या है, मतलब एक नंबर देगा जिसको आप टारगेट कर सकते हो है। ये इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन द लेवल ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन और मेजर्स जो चाहिए किसी भी पॉलिसी मेकिंग के लिए कि भी हमको अगर इस लेवल तक पहुंचना है तो हमें क्या क्या करना है। फिर एक डेवलपमेंट इंडिकेटर है, मतलब कि भी एक ऐसा मेजर होगा जो डिफरेंट इवन एनजीओज़ हो गए हैं, क्या कोई आरबीआई हो गया, गवर्नमेंट हो गई, उसके लिए बड़ा अच्छा इंडिकेटर है कि वो ये देखने के लिए, मान लीजिए नीति आयोग ही है, अब उसका एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्राम है तो वो ये देख सकता है कि भाई इन 115 डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे को फाइनेंशियल इंडेक्स का, क्योंकि अब उनके पास एक नंबर है तो हमको ये वाला लेवल अचीव करना है कि भी यहाँ हमारा 70 का स्कोर होना चाहिए, तो ये उसमें हेल्प करेगा। फिर कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं जैसे G20 कि भी हर सोसाइटी फाइनेंशियल इंक्लूसिवनेस अचीव करे हर कंट्री, तो उसको भी ये हेल्प करता है अचीव करने में। और लास्ट ये हो गया कि फाइनेंशियल रिसर्चर्स जो होते हैं है ना, सेंट्रल बैंक में बैठे हुए और भी किसी इंस्टीट्यूशन में, उनको इस फाइनेंशियल इंक्लूजन का क्या इम्पैक्ट हुआ एक इकोनॉमी पर, उसको भी स्टडी करने में बहुत हेल्प होएगी। तो ये 4 बहुत ही इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस है। अब फाइनली क्या है, हम लेटेस्ट डाटा देख लेते हैं तो कि भाई इंडेक्स जब ये कैलकुलेट हुआ है तो आ क्या रहा है इस समय इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन का क्या लेवल है। देखो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये इंडेक्स की जो पहली वैल्यू है ये 2021 में ये लॉन्च हुआ, क्योंकि लेकिन ये जो कैलकुलेट जब आरबीआई ने इशू किया तो ये 2017 से उसने डाटा उसको अलग अलग रेगुलेटर से लिया और फिर ये वैल्यू जो रिलीज़ की गई, जो आरबीआई की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। तो अब हम डाटा देखते हैं, हर सब इंडेक्स जो असेस यूसेज क्वालिटी इसका भी और टोटल भी दे रखा है। तो 2000 मार्च के 17 में 43 नंबर था, आपको पता है ये 0 से 100 के बीच में होता है। फिर 18 में 46 हुआ, 49 हुआ, 53 हुआ और अब 54 है। नीचे बार ग्राफ में इसको प्लॉट किया गया, आप देख सकते हैं कि कंपैरेटिवली ये बढ़ रहा है और ये सही भी पॉइंट कर रहा है, क्योंकि हम देख ही रहे हैं कि दुनिया भर के फाइनेंशियल प्रोडक्ट सरकार लॉन्च कर रही है। अब तो वो डिजिटल करेंसी भी लॉन्च कर रही है अगले साल तक, और उस पर भी अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, आई बटन पे मैं आपको दे दूँगा। और अब लेटेस्ट डाटा जो मैं इस समय का बता रहा हूँ अगस्त 2022 में वो आया है, ये 56.4 हो गया है। तो आप सोच सकते हैं ऑलमोस्ट 57 टच कर रहा है और ये अभी भी प्रोग्रेसिव है। और ये बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है कि लोग भी पार्ट ले रहे हैं, लोगों की तरफ से डिमांड भी हो रही है, सप्लाई साइड भी काम कर रही है और ये एक अच्छी तरफ हमारी सोसाइटी जा रही है। एक फेक चीज़ मैं इसमें और पॉइंट आउट कर दूं कि आप अगर अलग अलग पैरामीटर्स को देखें, जैसे हम मार्च 2021 को देख लें तो इसमें हम देखेंगे जो असेस है ना, असेस उसमें सबसे ज़्यादा है और जो यूसेज है उसमें कितना फ़र्क है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सप्लाई साइड है फाइनेंशियल इंक्लूजन की, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तो अवेलेबल है बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन लोगों की तरफ से डिमांड कम आ रही है। अब जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको ये देखना चाहिए कि भी ऐसा क्यों है,
ये जो डिमांड है ये बैंकिंग सिस्टम की क्यों कम है, क्या लोग क्यों, ऐसी वजह है, ऐसी क्या मन में उनकी बात है, क्या उनकी इनकम इतनी कम है कि वो ये चीज़ अफोर्ड ही नहीं कर पाते बहुत सारी पॉपुलेशन की। क्या उनको ऐसा क्या साइकोलॉजिकल बैरियर है उनके माइंड में कि वो क्या बैंक्स में वो ये मानते हैं कि स्टाफ अच्छा बिहेव नहीं करता इसलिए वो वहाँ नहीं जाना चाहते, या उनके पास फाइनेंशियल लिटरेसी ही नहीं है वहाँ तक जाने के लिए है। तो ये सब चीज़ें ये डाटा पॉइंट आउट कर रहा है। अगर आप इसको पूरा खोल कर देखें तो पॉलिसी मेकर से भी इसको डायरेक्ट टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास एक नंबर है तो आप सोच सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। तो इस इंडेक्स के लिए यही यहाँ जो मैं आपको मेन बातें बता सकता मैंने बता दी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम इस वीडियो में लगे तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, कोई इफेक्ट अगर गलत लगता है तो, या आप किसी चीज़ से एग्री नहीं करते। तो लास्ट में यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा किसी ऐसे के साथ जो आपको लगता है कि उसको ये हेल्पफुल हो सकता है। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अपना टाइम मुझे देने के लिए। थैंक यू।